चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक सरकारी अधिकारी है और उसके बेटे ने कुछ क्राइम किया है और उस क्राइम के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस लड़के को 10 साल की सजा सुनाता है। तो ये जब बात उसके पिताजी को मालूम होता है तो उसके जो फादर हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, वो अपने बेटे को भगाने में मदद करते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि क्या जो सरकारी अधिकारी हैं या जो बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल लोग हैं या जो बहुत ही रिच पर्सन हैं, तो क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई कानून व्यवस्था लागू नहीं होता है? क्या उनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता है? उनके लिए कानून और जो एक आम आदमी है जो कि रोड में कमाता है, खाता है, खेती करता है, तो उनके लिए जो कानून है क्या वो अलग काम करता है? और इन अमीरों के लिए, सरकारी अधिकारी के लिए, जो पावरफुल पॉलिटिकल लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, क्या उनके लिए अलग तरीके से कानून व्यवस्था काम करती है? तो हम लोग इन तमाम प्रश्नों के जवाब जो है इसमें पता करने का प्रयास करेंगे। तो बहरहाल जैसा कि हम लोगों का एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या जो कानून है वो सब पे लागू होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। आपके मन में क्या प्रश्न है, आपके दिमाग में क्या ऐसी बातें आती हैं, तो आप भी बताने का प्रयास इसमें कर सकते हैं कि क्या कानून सबके ऊपर काम करता है, कानून सब पे लागू होता है? तो चलिए इन तमाम बातों को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर इस सवाल का जवाब अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो इसका जवाब तो बिल्कुल है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। कोई भी व्यक्ति हो, उन सब के सामने, कानून के सामने वो सब छोटे होते हैं और सभी के लिए कानून जो है, कानून व्यवस्था जो है वो एक जैसा व्यवहार करता है। चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो पावरफुल पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या बहुत ही रिच पर्सन हो, यहाँ तक कि क्यों ना हमारे राष्ट्रपति भी हों, अगर वो भी किसी तरह का कोई गलती करते हैं तो उसके लिए भी एक कानून व्यवस्था बनी हुई है। तो कानून के सामने सारे लोग क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन ये आज़ाद मुल्क भारत में ऐसा पॉसिबल हो पाया था। इसके भी हम लोग बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स समझने का प्रयास यहाँ पे करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे जैसे कि जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा कानून व्यवस्था जो आज़ाद मुल्क में बना, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो कानून व्यवस्था बना उसमें किस किस तरह के परिवर्तन आए, वो सब तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे जान पाएंगे कि क्या क्या बदलाव जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द लॉ कैनॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। यानी कि जो कानून है जो हमारे भारत देश में लागू हुआ है, तो ये जो कानून है आपके सामने या किसी भी तरह से धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध वगैरह को मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ भेदभाव किया जाएगा या आपको वो अधिकार नहीं मिलेंगे इस भारत देश में जो और अन्य समुदाय को मिलता है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आपको जो अधिकार मिले हैं वही सारा अधिकार अन्य धर्म वालों को भी मिला है। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, उन सब को बराबर अधिकार मिले हुए हैं। सबको अपना रोजी रोटी करने का अधिकार है, सभी को यहाँ पर रहने का अधिकार है।
तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे धर्म के हैं तो आपके जो अधिकार हैं वो सीज कर लिए गए हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी का मर्डर करते हैं, अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति है अगर किसी का मर्डर करता है, तो ऐसा नहीं कि कानून उसको नहीं पकड़ेगा, उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। अगर मान लीजिए हिंदू अगर किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है तो उसके साथ भी वही कानून व्यवहार करेगा जो मुस्लिम के साथ करेगा। तो यहाँ पर आप यह समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए कि कास्टिज्म के आधार पर अगर हम बातचीत करते हैं, तो हालांकि एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा डिस्कशन का ये एक पॉइंट है। तो कास्टिज्म बेसिस पर भी जो कानून व्यवस्था है वो बनी हुई है। तो बेसिकली मैं आपको ये बात यहाँ पर बता दूं कि जो भारत है, हमारा जो भारत देश रहा है, वो जनरली यहाँ पर कास्टिज्म सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है भारत देश में। भारत देश में जो हिंदू है उसको 4 वर्णों में इस प्रकार से बांट दिया गया है, जिसको एक को ब्राह्मण कहा जाता है, जो ब्राह्मण समुदाय के होते हैं। ये जनरली या तो टीचर्स होते हैं या तो पुजारी हुआ करते हैं, तो इनको हम ब्राह्मण कहा करते हैं। और क्षत्रिय, क्षत्रिय उसको कहते हैं जो योद्धा होते हैं या जो राज करते हैं, और ये ब्रह्मा के बाह से जो है वो जन्म लिए हैं, ऐसा दर्शाया गया है। और जो ब्रह्मा जी के जांग से उत्पन्न हुए हैं तो उसको वैश्य कहते हैं, जो कि किसान हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, मर्चेंट वगैरह ये सब होते हैं। और जो ब्रह्मा के यहाँ से जो उत्पन्न हुए हैं उसे हम लोग शूद्र कहते हैं, जो खासकर लेबर कुल्ली ये सब रहते हैं, जिसको हम दलित कहते हैं, आउटकास्ट कहा करते हैं। तो इस तरह का एक वर्ण व्यवस्था जो है ये बनाया गया था। कहाँ पर? ये भारत में ये वर्ण व्यवस्था रही है, जो कि हिंदू समाज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसके अनुसार यहाँ पर बहुत सारे जो रूल रेगुलेशंस थे वो अलग थे। जैसे ब्राह्मण लोग थे तो उनको एक ही दंड के लिए, अगर मान लीजिए एक ही दंड है, एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो अगर ब्राह्मण करता है मर्डर तो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्षत्रिय करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैश्य कर देगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर शूद्र उसका कर देगा तो फिर ये उनके साथ जो दंड देने का तरीका होगा वो बहुत ही अलग होगा, यानी कि बहुत ये निम्न वर्ग के लोग समझे जाते हैं और इनके ऊपर काफी ज्यादा मतलब दंडित इनको किया जाता है। तो यहाँ पर ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगे। सो बहरहाल अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है कि मैं इसमें पूरा डिस्कशन आपके साथ करूं, फिर भी हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जनरली पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसी पे अपनी आस्था बनाए रखेंगे। सो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि तो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पे या रिलीजन के आधार पे नहीं करता है हमारा कानून। अब हम लोग बात करते हैं जेंडर को लेकर। तो एक्चुअली देखिए जेंडर को लेकर भी बहुत सारे मसले जो हैं हमारे देश में रहे हैं। हालांकि जैसे कि आप सभी यहाँ जानते हैं कि जो मेल है उसको भारत देश में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता जो है वो मिली हुई है, और जो महिला है उनको काफ़ी ज़्यादा दबाया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत देश की हम बात कर रहे हैं, बल्कि और भी डिफरेंट कंट्रीज में ऐसा देखने को मिला है कि महिला को वहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं है। वहाँ पे सिर्फ पुरुष ही जो है वो वोट दे सकते हैं। महिला को गाड़ी चलाने का, एरोप्लेन चलाने का अधिकार नहीं है, वो एक्ट्रेस नहीं बन सकती हैं। तो इस तरह के कई ऐसे दबाव हैं जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं, और पुरुष को वो सारा अधिकार जो है वो प्राप्त है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी रोक लगाती है, और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह का अधिकार देता है कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव कानून के नजरिए से नहीं किया जाएगा। तो इसमें जनरली यही चीज देखने को मिलता है कि चाहे वो कोई भी नागरिक हो हमारे भारत देश का,
सबके ऊपर कानून एक जैसा रवैया जो है लागू करेगा अपना। सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। यहां तक कि मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी भी है, कोई डीएसपी है, कोई मान लीजिए कि कलेक्टर है, अगर उसने भी कोई गलती कर दी है तो उसके लिए भी यहाँ पर कानून व्यवस्था बनी हुई है। जैसे कि मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको देना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल आदमी जो है किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ करता है, और एक जो कलेक्टर है वो भी किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ करता है, या एक डीएसपी है वो किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है, तो जो कानून व्यवस्था उस आम आदमी के लिए है वही कानून व्यवस्था उस कलेक्टर के लिए भी है, वही कानून व्यवस्था उस डीएसपी के लिए भी है। तो कोई भी सरकारी ऑफिसर अगर है, अगर वो चाहेंगे कि हम इतने बड़े पद पे आ गए हैं और इसका दुरुपयोग करें और अपना मनमानी जो है वो करें, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून के नजर में सारे लोग क्या है, बराबर है, चाहे वो कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो। यहाँ तक कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, अगर वो भी किसी प्रकार का कोई गलती करते हैं तो उनके ऊपर भी वही कानून जो है वो काम करेगा, बराबर तरीके से काम करेगा। इन तमाम चीजों को हम लोग समझ चुके हैं। और देखिए, कानून जैसे मान लीजिए कि अब राष्ट्रपति वगैरह कोई गलती करते हैं या कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसको जाहिर सी बात है पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको साबित करना पड़ता है कि ये दोषी है इस चीज के लिए। अगर वो साबित हो जाता है कि ये दोषी है, इसने ये क्राइम किया है, तो उसको हर हालत में पनिशमेंट जो रखी गई है कोर्ट के थ्रू, वो पनिशमेंट उनको मिलता है। तो ये तो बातचीत अभी हम लोग फिलहाल किस संदर्भ में कर रहे हैं, तो ये सब तमाम बातें हम लोगों ने किया है आजाद मुल्क भारत के लिए, जब हमारा देश आजाद है आज, और ये तमाम जो कानून व्यवस्था है वो आज इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग इस पर विचार करें और थोड़ा सोचें कि जिस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की चीज थी भी या नहीं थी, कानून व्यवस्था किस तरह से काम कर रहा था, ये तमाम चीजें हम लोग यहाँ पे अब समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कानून व्यवस्था किस तरह का था, किस तरह का यहाँ पे कानून व्यवस्था लागू थी। ये तमाम चीजें अब हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि देखते हैं कि जो हम लोग अगर एंशिएंट इंडिया में जाते हैं, पुराने जमाने के भारत में अगर हम जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे कि जो हमारा सिस्टम था वो कास्टिज्म बेसिस पर है। कास्टिज्म के आधार पे, यानी कि वर्ण व्यवस्था हमारे भारत देश में बनी हुई थी। यहाँ पर 4 वर्ण था, तो यहाँ पर 4 वर्ण की व्यवस्था जो है हमारे भारत देश में बनी हुई थी। तो जो ब्रह्मा के मुंह से जो पैदा हुए उनको ब्राह्मण कहा गया, जो अक्सर पुजारी के रूप में देखे जाते हैं, और जो बाह से उत्पन्न हुए उनको क्षत्रिय कहा गया, जो कि योद्धा, या उन्हीं को अधिकार है सिर्फ राजा बनने का, प्राइम मिनिस्टर बनने का, प्रेसिडेंट बनने का। ये आज के डेट में इसको हम कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं। और जो वैश्य है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं पैदा हुए हैं, तो वैश्य जो होते हैं उनको व्यापार करने का पूरा अधिकार है, और सिर्फ अगर पूरे बिजनेस करने का किसी को पावर है तो वो सिर्फ वैश्य को। और जो पांव से पैदा हुए हैं जिनको हम शूद्र कहते हैं, तो उनको सिर्फ अधिकार क्या है कि भाई आप लेबर कुल्ली का काम करो, आपको धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो शूद्र जो थे उनको पढ़ने से वंचित रख दिया गया, और लगभग 3000 वर्ष तक जो शूद्र थे उन लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया। और दूसरी बात, ना ही तो इनको व्यापार करने का परमिशन था, ना ही तो धन इकट्ठा करने का परमिशन था। वो तो छोड़ दे, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा था कि अगर ये किसी भगवान का नाम ले ले या किसी तरह का कोई गीता श्लोक वगैरह पढ़ दे, किसी मंत्र को पढ़ दे,
तो उनकी जीवा को भी काट दी जाती थी। अगर वो गलती से किसी पाठ वगैरह को सुन लेते थे, किसी मंत्र को सुन लेते थे, तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। इनके जो भी महिला वगैरह होती थीं, उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं था, कोई इस तरह का नहीं था, उनको तन वगैरह ढकने का अधिकार नहीं था। ये जितने अधिकार रहे, या तो जो भी अपर कास्ट के लोग थे, जैसे कि वैश्य के तौर पे देखा जाता है या क्षत्रिय के तौर पे देखा जाता है, और ब्राह्मण लोग, इन्हीं को सिर्फ ज्ञान अर्जित करने का जो था अधिकार यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एंशियंट इंडियन में इस तरह की कुरीति व्यवस्था जो है वो बनी हुई थी, और इसको तोड़ने के लिए कानून बनाए गए कि इस तरह की व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं थी। इस 4 वर्ण व्यवस्था जो हमारे भारत देश में आज भी कहीं ना कहीं किसी रूप में जीवित है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक आपको घटनाएं यहाँ पे देखने को मिलता है। सो बहरहाल ये जो तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एंशिएंट इंडिया की तस्वीर है, और इस तरह की व्यवस्था जो है वो हमारे भारत देश में था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदू कास्ट को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र के रूप में इसको दिखाया गया है। तो ये तमाम जो हैं ये प्रॉब्लम्स देखने को यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो एंशिएंट इंडिया में ये तमाम चीज़ें जो हैं कास्ट के आधार पर कानून व्यवस्था को बनाया गया था। अब यहाँ पे जो कानून व्यवस्था जो बनाया गया था कास्ट के आधार पे, वो भी बड़ा खतरनाक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई शूद्र व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को मर्डर कर देता है, और मान लीजिए कि एक ब्राह्मण जो है वो अगर उसी व्यक्ति को मार देता है, यानी कि 2 अलग अलग कास्ट के लोग हैं लेकिन क्राइम एक ही कर रहे हैं, लेकिन जो सजा होगा वो एक जैसा नहीं होगा, बल्कि अलग अलग सजा दोनों को मिलेगा। अब ब्राह्मण है तो उनको सजा नहीं मिलेगा, उनको डांट दिया जाएगा, डपट दिया जाएगा, ऐसा कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन जो शूद्र है उनके साथ मृत्युदंड का जो है वो प्रस्ताव रख दिया जाएगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो हमारे जो इंडियन जो एंशिएंट इंडियन था, जो हमारा भारत की जो पुरानी सभ्यता बनी हुई थी, उसमें इस तरह की एक बहुत ही खराब मानसिकता वाली जो विचारधारा है, जो लॉ है, वो एक बनाया गया था। तो यहाँ पर जो लॉ है वो सबके लिए काम नहीं करता था। जो ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए अलग तरीके से जो है वो कानून काम करता था, जो क्षत्रिय है उनके लिए एक अलग ढंग से काम करता है कानून, वैश्य जो थे उनके लिए अलग तरीके से कानून काम करता है, और जो शूद्र हैं उनके लिए अलग तरीके से कानून जो है वो काम करता है। तो एंशिएंट इंडिया में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई थी, यानी कि कास्ट के आधार पर, कास्ट बैकग्राउंड के आधार पर किसी को भी सजा दिया जाता था। लेकिन जब युग आया, कॉलोनियल पीरियड जब आया, यानी कि जब विदेशी लोग हमारे भारत देश में आने लगे और हमारे देश में आके कब्जा करने लगे, तो धीरे धीरे इस तरह की जो कास्ट बैकग्राउंड पे जो कानून व्यवस्था बनी हुई थी, ये धीरे धीरे क्या होने लगे, समाप्त होने लगे। तो जब औपनिवेशिक काल आ गया, यानी कि बाहर से जो कास्टिज्म के लोग मतलब जो विदेशी लोग हैं, जब वो हमारे देश में आए, तो इस तरह की व्यवस्थाएं धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब थोड़ा सा हम लोग इसको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के नज़र से यहाँ पे देखते हैं, और वो क्या चीज़ है उसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि हमारे देश में किस चीज़ का शासन होना चाहिए? क्या किसी एक धर्म का शासन होना चाहिए, जैसे कि क्या एक हिंदू धर्म का शासन पूरे देश में चले, या एक मुस्लिम धर्म का शासन चले, या क्रिश्चियन धर्म का शासन चले? क्या इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, या किसी एक आदमी का शासन चले, या किसी एक वंशज का शासन रहे यहाँ पर? तो कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जब ब्रिटिशर्स लोग हमारे देश में आए, जब
ब्रिटिशर्स लोग हमारे देश में आए तो ऐसा माना गया कि इनके आने पर ही यहाँ पर क्या होने लगा, जो कानून है, जो ब्रिटिशर्स लोग जब आए तो इनके आने पर ही कानून का शासन चलने लगा। ऐसा माना जाने लगा कि जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए तो यहाँ पर शासन किसका चलने लगा, कानून का शासन। किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं चलेगा, किसी एक धर्म का शासन नहीं चलेगा, किसी एक वर्ग का शासन नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पे किसका शासन चलना शुरू हो गया, तो यहाँ पर जो शासन चल रहा था वो कानून का शासन चलने लगा। लेकिन इस बात को जो हमारे इतिहासकार लोग हैं वो इसे नहीं मानते हैं, या कहें तो काफी विवादित चर्चा हो जाती है ये, क्योंकि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो दावा करते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स लोग हमारे देश में आए थे, यानी कि अंग्रेज लोग जब हमारे देश में कब्जा करना शुरू कर दिए थे, हमारे देश में आना शुरू कर दिए थे, तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने ही क्या किया कि कानून का ही राज चलेगा, ऐसा बताया, ऐसा वो मानने से इनकार करते हैं। तो उनके इसके लिए वो दो तर्क देते हैं, और वो तर्क क्या हो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला तर्क वो देते हैं कि जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए तो वो एक कानून लेकर आए थे, कॉलोनियल लॉ, यानी कि ये जो लॉ था, ये जो कानून था वो मनमानी टाइप से करते थे इस कानून के माध्यम से। तो हद तक यहाँ तक माना जाता है कि कानून का शासन नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो आप एक अंग्रेजों का शासन चल रहा है, वो मनमानी तरीके से कानून में बदलाव कर देते थे, कानून को इम्प्लीमेंट करते थे। और दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे जिक्र करें तो इंडियन नेशनलिस्ट, यानी कि ये इतिहासकार ये बात को मानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा अहम रोल रहा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का शासन नहीं रहेगा, यहाँ पे किसी धर्म का शासन नहीं रहेगा, किसी एक खास वर्ग का शासन नहीं रहेगा, बल्कि भारत देश में अगर शासन किसी का होगा तो कानून का शासन होगा। और इस विचारधारा को फैलाने पे बहुत बड़े तौर पे योगदान जो इन्होंने दिया है वो यहाँ के जो भारतीय राष्ट्रवादी लोग थे, जो इंडियन नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ऐसा तर्क कौन दे रहे हैं, हिस्टोरियंस दे रहे हैं। वो तर्क दे रहे हैं कि अंग्रेज जो है वो मनमानी कानून लागू करते थे और वो कब्जा करने के लिए, अपने मुनाफे के लिए कानून बनाते थे, लेकिन जो इंडियन नेशनलिस्ट है उन्होंने विकास जो है वो किया है कानून वगैरह को, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कि यहाँ पर कानून का ही राज चले, कानून का ही शासन चले, इस तरह का। तो यहाँ पर ये दोनों तर्क आपको शायद समझ में आ गए होंगे। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, और वो एग्जाम्पल है कि जो अंग्रेज लोग थे वो मनमानी ढंग का कानून व्यवस्था यहाँ लागू करते थे। तो इसके लिए हम लोग एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे भी जो है ये समझने का प्रयास करते हैं। तो एक नया जो मनमानी कानून अंग्रेजों ने लागू किया, जिसको हम कहते हैं देशद्रोह का आरोप किसी के ऊपर लगा देना, सेडिशन एक्ट लग जाना, जो कि 1870 में ब्रिटिश लॉ ये कानून जो है वो लेके यहाँ पे आए थे। अब इसके अंदर क्या मामला था, जो सेडिशन एक्ट था, ये सेडिशन एक्ट क्या कहता है? तो ये सेडिशन एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलती है या उसके काम में रुकावट पैदा करती है तो बिना उस पे मुकदमा चलाए सीधा उसको अरेस्ट करके जेल में डालने का प्रावधान था। तो सेडिशन एक्ट समझ में आया। सेडिशन एक्ट में आप में देशद्रोह का मामला आ जाएगा, आपसे ये आपको ये नहीं पूछा जाएगा, आपको ये बताया भी नहीं जाएगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, आपको ये भी नहीं, नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, सीधा आपको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा अगर आपने सरकार के खिलाफ बोलने का प्रयास किया। तो इसको हम सेडिशन एक्ट कहा करते थे। तो ये जो सेडिशन एक्ट था, इस
सेडिशन एक्ट को हम लोग अगर देखें ध्यान से कि भाई ये तो मनमानी हो गया कि अगर कोई भी गलत सरकार कर रही है और जनता उसके खिलाफ अगर आवाज उठाती है तो आप कहीं ना कहीं अपना मनमानी थोपने के लिए उन पर इस तरह के कानून व्यवस्था लागू कर देते हैं कि अगर वो आपके खिलाफ बोलती है तो आप सीधा उसको अरेस्ट कर लीजिएगा, जेल में उठा के डाल दीजिएगा, उनसे पूछिएगा भी नहीं कि आप क्यों यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों सरकार की बुराई आप कर रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी चीज नहीं होगा सेडिशन एक्ट के तहत। तो आई थिंक यहाँ पर ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सेडिशन एक्ट का, ये बताने का प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो लोग मनमानी कानून व्यवस्था जो है वो करते थे, बनाते थे खुद का। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो अंग्रेज लोग थे वो लोग मनमानी कानून व्यवस्था बनाते थे, मनमानी करते थे हमारे देशों में आके। तो एक दूसरा जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है रॉलेट एक्ट। अब प्रश्न ये आता है कि रॉलेट एक्ट क्या होता है, रॉलेट एक्ट के अंदर क्या ऐसी बातें थीं। तो देखिए जो रॉलेट एक्ट था इसमें क्या था कि बिना मुकदमा चलाए सीधा लोगों को उठा के जेल में डाल देना, इसको हम लोग क्या कहते थे, रॉलेट एक्ट कहा करते थे। और ये ब्रिटिशर्स को पावर था, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे वो बिना किसी आदमी पे मुकदमा चलाए सीधा उनको पकड़ के क्या कर देते, जेल में डाल देते। जैसे कि आप अगर मूवी वगैरह देखे होंगे तो भगत सिंह को सीधा जेल में उठा कर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के कई ऐसे आपको उदाहरण देखने को हिस्ट्री में देखने को ऐसा मिलेगा। और ये जो रॉलेट एक्ट बना था, इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ बहुत सारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे जिसमें महात्मा गांधी भी जी शामिल थे, उन्होंने इसके खिलाफ मुद्दा उठाया कि भाई ये जो रॉलेट एक्ट पास है वो तो बहुत ही गड़बड़ी चीजें हैं, वो हमारे लिए उतनी बेहतर साबित नहीं हो रही हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करने आए रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और ये जो रॉलेट एक्ट लागू जो हुआ था वो हुआ था 10 मार्च 1919 को। सो आपको ये डेट थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि ये जो मनमानी कानून था रॉलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को लागू हुआ था। और ये कहाँ पे तो इसको लेकर ये जो रॉलेट एक्ट है इसको लेकर पंजाब में काफी ज्यादा एजिटेशन चल रहा था, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था इस कानून के खिलाफ। और इसी सिलसिले में दो ऐसे लीडर्स थे जो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा जो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों को क्या कर लिया गया, सीधा अरेस्ट कर लिया गया। और वहां पर क्या थे कि प्रोटेस्ट करने के लिए और भी पब्लिक लोग जो थे तो वहां पे तो मौजूद थे ही, लेकिन जो सैदुद्दीन जो थे लीडर और जो सत्यपाल जो लीडर थे उन दोनों को सीधा आके अरेस्ट कर लेते हैं कि भाई आप यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आप सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो जब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो उस अरेस्ट के विद्रोह में जो पंजाब के लोग थे, जहां अमृतसर एक छोटा सा जगह है पंजाब में, तो अमृतसर के जो भी लोग थे 13 अप्रैल को वो सभी जाकर जलियांवाले बाग में क्या करते हैं, विद्रोह प्रदर्शन करते हैं, वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई आप हमारे लीडर्स को क्यों पकड़ लिए, उनको छोड़िए। तब वहां पर आते हैं जनरल डायर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जनरल डायर है। तो जनरल डायर जो है वो आते हैं अपने पूरे सैनिकों के साथ आते हैं, सैनिक टुकड़ी के साथ आते हैं, और जहां जहां निकलने के रास्ते थे वो तमाम रास्ते को ये बंद कर देते हैं। और बिना कहे पूछे, बिना वार्निंग दिए जो जनरल डायर हैं वो सीधा फायर करने के लिए लोगों पर
अपने सैनिकों को आदेश दे देते हैं। अब इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो लोग थे, कई 100 लोग जो हैं वो मौत के घाट उतर जाते हैं, कई लोग जख्मी होते हैं, जिनमें से कई बच्चे थे, महिलाएं थीं, बूढ़े लोग थे, ये तमाम लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो ये जो बात है, ये पंजाब के अमृतसर में जलियांवाले बाग में ये जो कांड है ये हुआ था। और ये पूरे अगर आप देखेंगे कि ये जो कांड का पूरा जो आपको देखने को मिलेगा सिलसिला, वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि ये रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। और ये जो कानून पास किया गया था ये अंग्रेजों के थ्रू पास किया गया था, जो कि एक मनमानी कानून थी। बहरहाल यहाँ पर शासन किसका चल रहा है? अंग्रेजों का चल रहा है। तो जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि जलियांवाले बाग में यहाँ पर किस तरह से जनरल डायर जो है चारों तरफ से घेर कर लोगों पर अंधाधुंध गोलियां जो है वो बरसाया गया था। और सारे लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ भागने का प्रयास कर रहे थे, कई लोग कुएं में डूब रहे थे, कई यहाँ पे महिला मौजूद थीं, कई बच्चे थे। ये तमाम लोग गोली के शिकार हो जाते हैं और मौत के घाट इनको सीधा उतार दिया जाता है। तो ये तमाम ऐसे जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं कि जलियांवाले बाग में कई तरह की निर्मम हत्या जो है एक तरह से कहा जा सकता है कि किया गया था। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर एक्चुअली कानून का राज नहीं है, बल्कि एक खास वर्ग यानी कि हम कह सकते हैं अंग्रेजों का राज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम लोग बातचीत यहाँ पे करते हैं कि ऐसा जब होना शुरू हुआ तो बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो इंडियन नेशनलिस्ट लोग थे, वो मनमानी कानून के खिलाफ क्या करना शुरू किए, लड़ाई जो है वो लड़ना शुरू किए। उनका मानना था कि हमारे देश में सबको इक्वल चीज़ें मिले, इक्वलिटी के आधार पर कानून व्यवस्था बनाई जाए और वो न्याय संगत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप बहुत ही उच्च वर्ग के हैं या आप बहुत पावरफुल हैं तो आपके लिए कानून छोटा होगा और वही कानून किसी दूसरे के लिए बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा दंडनीय होगा, ऐसा भी नहीं है। तो लगभग 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते बहुत सारे हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने मांग करना शुरू किया कि जो अंग्रेज लोग कोर्ट वगैरह बनाए हैं उस कोर्ट में उनको भी भागीदारी मिले, वो भी अपने इंडियंस के अधिकार के लिए लड़ सकें, उनको डिफेंड कर सकें, अपनी बात को रख सकें, वो भी जज बने, वो भी वकील बने। इस तरह के जो डिमांड है वो इंडियन नेशनलिस्ट जो है वो रखना शुरू कर देते हैं और अपने लोगों की हित में उनको डिफेंड करने के लिए वो अपने आप को वहां पे डिमांड को रखते हैं। तो आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज तो हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। आज हमारे देश में किसका शासन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शासन है, हमारे संविधान का जो है उसका शासन है। और इसमें हम क्या करते हैं, इस शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हम लोग अपने उम्मीदवार चुन के भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको चुन के भेजते हैं अपने इलाके से। और उनको इसलिए चूज करते हैं ताकि जो इस इलाकों में जो सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं या जो कह सकते हैं कि जिस प्रकार की यहाँ कुरीतियां हैं या किसी तरह की जो कमी है, वो वहां पे जाके पार्लियामेंट में जाकर उस मुद्दा को उठाए और लोकल जो क्षेत्र में परेशानी है उसको खत्म करें। साथ ही साथ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे कैसे जो गांव है, मोहल्ला है, कहाँ पे क्या कमी है, किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, उस तरह का भी मुद्दा जो है वो वहां पे रखते हैं। तो यही जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्लियामेंट में जाके नए कानून जो है वो बनाते हैं। और सिर्फ नए कानून भी नहीं बनाते हैं, बल्कि अगर किसी कानून को संशोधन भी करना होता है, किसी कानून में सुधार भी करना होता है, तो उसको भी करने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारे देश में ना तो किसी ब्रिटिश साम्राज्य का राज है
और ना ही तो किसी एक बिजनेसमैन का है, और ना ही तो किसी एक धर्म का यहाँ पर शासन चलता है, बल्कि हमारे देश में शासन किसकी चलेगी? कानून का शासन हमारे देश में रहेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी हमारे भारत देश में देखने को मिलता है, अगर आप 2022 में मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ की जो माहौल आपको देखने को मिलेगा वो आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं ये रिलीजियस बेसिस पर कुछ पावर को देखने को मिलेगा। कुछ पॉलिटिकल पावर के पास, मतलब पॉलिटिशियंस के पास कुछ ऐसी पावर हैं जो अपना शासन व्यवस्था यहाँ लागू करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसे छोटा करने का प्रयास लोग करते हैं। तो यहाँ पर शासन हमारे कानून का रहेगा, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज का और ना ही किसी धर्म का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन से, और हमें बहुत आज़ादी देता है कि इस तरह की गुलामी जो है वो दोबारा हमारे देश में ना हो सके।